ठीक है, यहाँ पर जो है ग्लोबल एक मेजर ट्रिगर का इंतज़ार जो है वो इक्विटी मार्केट को भी रहेगा और कमोडिटी में भी सर हमने जो है वो कल के सेशन की अगर हम बात करें तो एक मेजर प्रेशर वहाँ पर भी आते हुए देखा है। उस पर भी आपका एक नज़रिया जानना चाहेंगे जो हमने वहाँ से मेनली सिल्वर में जो जिस तरीके से डिक्लाइन आते हुए देखा है, आपको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है कि सिल्वर भी अब एक रेंज में है। आसानी से जो है सिल्वर 2,50,000 का लेवल अभी शायद तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी तभी टूटेगा शायद जब हमें बेहतर विजिबिलिटी आएगी। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड की अधिकांश जो एसेट क्लासेस हैं वो एक रेंज में चली गई हैं। उसमें जो है वो सोना चांदी भी हैं, उसमें इंडियन इक्विटीज़ भी हैं, उसमें यूएस इक्विटीज़ भी हैं, और उसमें बाकी कमोडिटीज़ भी हैं। तो मुझे लगता है सब कुछ कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं, साइडवेज में चले गए हैं, और उनमें सब में ही बड़ी चाल अब तब आएगी जब हमें बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। तब तक साइडवेज रहेंगे। तो ये एक निवेशक के लिए मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करने का अच्छा टाइम है। आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी बाइंग करते रहिए जब तक ये मार्केट्स कंसोलिडेशन में है, और फिर फाइनली जब ये ब्रेकआउट होगा तो आपको शायद अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। तो चाहे वो इक्विटीज़ है, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इंडिया के, ये सब ऊपर जाने के लिए तैयार हैं मगर अभी फिलहाल साइडवेज हैं। और क्रूड ऑयल नीचे जाने के लिए तैयार है मगर फिलहाल साइडवेज है। तो बाकी सारी एसेट क्लासेस में ऊपर की तरफ चाल आएगी विजिबिलिटी आते ही, और क्रूड ऑयल में नीचे की तरफ चाल आएगी। और ये जो यूएई ने जो कल जो बोला है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से ही निकलेंगे, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ा ली है, जो कि 5 मिलियन बैरल्स पर डे के करीब पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेविगेशन शुरू होएगा, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, बिकॉज यूएई के ओपेक से बाहर आने की का जो एंड में जो उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि यूएई की सप्लाई बढ़ेगी, और ओपेक और यूएई के बीच में, जैसे अभी ओपेक और यूएस के बीच में मार्केट शेयर के लिए एक लड़ाई होती है, मुझे लगता है ऐसे ही ओपेक और यूएई में भी एक किस्म की लड़ाई होएगी, और उस लड़ाई में जो लाभ है वो क्रूड ऑयल कंज्यूमर्स को मिलेगा, ना कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स को। सो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल आने वाले 4, 6, 8 महीनों में काफ़ी नीचे जा सकता है, मगर ऑफ कोर्स वो नीचे की चाल तभी शुरू होएगी जब हमें थोड़ी बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी कि हॉर्मूज कब ओपन होएगा। ओके, यहाँ पर सर जो फेड मीटिंग चल रही है उस पर भी आपका एक टेक लेना चाहेंगे। आज सेकंड डे है और सभी लोग को इस बात का भी ज़्यादा इंतज़ार है क्योंकि जो चेयरमैन है उनका एक लास्ट स्पीच होने वाली है। उससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहाँ से तो पहले से एंटिसिपेशन जो है वो बन ही रहा है कि देखिए रेट कट को लेकर के कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर जो है कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और उसका असर हम मार्केट पर किस तरीके से देखेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आई थिंक ये तो सभी को मालूम है कि इस बार कोई इंटरेस्ट रेट में कोई मूवमेंट नहीं होने वाली है डिसीजन में। ना तो रेट ऊपर जा सकते हैं और ना ही रेट नीचे जा सकते हैं फिलहाल। सो रेट्स तो वहीं पे रहेंगे, मगर उनकी जो कमिटी की जो मीटिंग के बाद वो एक स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट में उनका क्या आउटलुक रहता है और वो पिछली बार वाली स्टेटमेंट के मुकाबले वो कैसी रहती है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट हॉकिश हो सकती है, बिकॉज जो एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं उसका अभी पूरा इम्पैक्ट सीपीआई पे पूरा नहीं आया है यूएस में, तो वो आने वाले कुछ समय में आएगा। और इस बीच में एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज कर गई है। तो मुझे लगता है कि संभावना है कि वो थोड़ी हॉकिश स्टेटमेंट आ सकती है, जहाँ पे कि उनको इन्फ्लेशन का खतरा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा उतना नहीं शायद उनको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टेटमेंट आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है वो इक्विटीज़ के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। बट हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट आती है वो पिछली बार के मुकाबले कैसे डिफ़र करती है, और उनका जो स्टेटमेंट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, वहाँ पे देखना होगा कि उनका नज़रिया कैसा है। क्या वो अब इन्फ्लेशन से ज़्यादा भयभीत हैं
और अब उनको ये डर नहीं लग रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सब हुँ। चीज़ों पे जो है हमारी काफ़ी जो है वो नज़र रहनी चाहिए आज रात को। जी। चलिए। सर यहाँ पर केविन वॉश का जो कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट निकल कर के आया था, उस पर भी आपका एक टेक ज़रूर लेना चाहेंगे हम। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास करके डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कोई भी प्रेशर वो नहीं देखेंगे, मेनली फ़ोकस जो है वो इन्फ्लेशन पर किया जाएगा। अगर हम बात करें कमोडिटीज़ के लिए एंड सिमिलरली इक्विटीज़ के लिए, आपको उनका एटीट्यूड कैसा लग रहा है और आगे के लिए क्या कुछ हम वहाँ से देख सकते हैं रिज़ल्ट्स? आई थिंक केविन वॉश एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड इकोनॉमिस्ट हैं और वो इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा समझते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स को भी बहुत अच्छा समझते हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली फेड को जो है वो दिशा देने वाले हैं और यहाँ पे हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि वहाँ पे जो डिसीजन होता है वो कमिटी का होता है, जिसमें कि 7-8 मेंबर्स होते हैं, वोटिंग मेंबर्स। केविन वॉश की उसमें से केवल एक वोट रहेगी, मगर ऑफ कोर्स जो फेड चेयर होते हैं उनका थोड़ा एक वोट के मुकाबले उनका थोड़ा से ज़्यादा होता है। तो हुँ, मुझे लगता है कि केविन वॉश एक काफ़ी अच्छे फेड गवर्नर के तौर पे उभरने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर में इंटरेस्ट रेट कट्स करेंगे, मगर ये हुँ, मुझे ज़रूर लगता है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे। तो जैसे जो फेडरल रिज़र्व के जो रिज़र्व्स हैं, हुँ, जो पिछले कुछ सालों में तो कम हुए हैं, मगर शायद केविन वॉश उसको थोड़ा और कम करने की कोशिश करें। केविन वॉश इन्फ्लेशन की जो डेफिनिशन है, वहाँ पे भी जो है वो उसको थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक्चुअल कंज्यूमर्स की जो सिचुएशन है उसको बेहतर रिफ्लेक्ट करे। सो आई थिंक हुँ, कुछ-कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं और बट मुझे नहीं लगता कि केविन वॉश के वजह से फेड कोई एक्सेसिवली डविश हो जाएँगे। हुँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग अप्रोच ही रहेगी, मगर टू द एक्सटेंट कि केविन वॉश एक बहुत ही डायनामिक इंडिविजुअल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और मार्केट्स को बहुत अच्छा समझते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट्स को कोई बहुत ज़्यादा शॉक ना दिया जाए और इस तरीके से फेड अपनी गाइडेंस दे और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रन करे कि इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा झटका ना लगे, बट एट द सेम टाइम हुँ। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि केविन वॉश का आना पॉजिटिव होगा फॉर इक्विटी मार्केट्स एज़ वेल एज़ फॉर बॉन्ड मार्केट्स एंड आल्सो फॉर कमोडिटी मार्केट्स। ओके, यहाँ पर सर